बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, आपके इस मनपसंद प्रोग्राम तलाश में आपका खैर मकदम है। तलाश का एक और प्रोग्राम लेकर हम आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तलाश में हम मुख्तलिफ शख्सियात को तलाश करते हैं, उन्हें हम देखते हैं मुख्तलिफ मैदानों में किन किन लोगों ने तरक्की की है, किन्होंने मुख्तलिफ मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन काम किया है, मज़ीद नौजवानों को इंस्पायर किया है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान ख़ास, उनको आप में भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन हम उनका तारुफ आपसे ही कराएंगे, उनसे ही कराएंगे, हमारे मेहमान से ही। लेकिन थोड़ी जानकारी हम उनके बारे में हम ज़रूर देना चाहेंगे कि इनका नाम है मीर जिलानी। मीर जिलानी बहुत सारे हैं, लेकिन इनके नाम के साथ और कुछ खुसूसियत है, जिसको हम कहते हैं कि इनकी ग्रैंड महफिल रेस्टोरेंट है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर घर के लोग उसको जानते हैं, उनके ये मालिक हैं, उनके चलाने वाले हैं। तो आज हमने उनको मदऊ किया है, उनको दावत दिया अपने इस प्रोग्राम में। वो काफ़ी मसरूफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने टाइम निकाला, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। जिलानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एजाज भाई, पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के इस तलाश प्रोग्राम में मुझे भी चुना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। मीर जिलानी साहब, हम आपसे सबसे पहले जो अपने मेहमानों से हम अक्सर पूछते ही रहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, तालीमी तरबियत कहाँ तक हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी पैदाइश त्राल के एक छोटे से गांव नावपुरा से हुई जी। तो मेरी इब्तिदाई तालीम मदरसे तालीम इस्लाम डाडसरा से हुई, जिसको आजकल मॉडर्न पब्लिक स्कूल डाडसरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मेरी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन नूरपुरा हायर सेकेंडरी से हुई, जहाँ से सीईटी के लिए, सीईटी से इंजीनियरिंग के लिए एसएसएम कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पे मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा और डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ साल, 2-3 साल मैंने छोटे मोटे काम लेके एज ए कंट्रैक्टर काम किया, जहाँ से मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं कुछ ऐसा करने के लिए सोच रहा था कि जहाँ से मेरा भी रोज़गार हो जाए या किसी और का भी, कहीं और लड़कों का या लोगों का भी रोज़गार हो जाए। तो फाइनली मैंने ग्रैंड महफिल का कंसेप्ट आया, तो मैंने त्राल में उस वक्त में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जब त्राल में रेस्टोरेंट का कंसेप्ट थोड़ा कम था। हम ग्रैंड महफिल पर भी बात करेंगे, आपके इस कारोबार पर भी बात करेंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका जो वालिद साहब है एक अच्छे सरकारी नौकरी के पोस्ट पर है। हता कि मैंने सुना उनके बारे में कि वो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनके बारे में मैंने सुना है। तो उस बारे में आप सरकारी नौकरी को आपने तरजीह नहीं दी, पहले आपने कंट्रैक्टर रहे आप, उसके बाद हम ग्रैंड महफिल पर भी आएंगे, वो भी बताइए। पहले हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि मेरे मरहूम वालिद साहब को पुरनूर कब्र अता करे, मगफिरत अता फरमाए। बेसिकली जिस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने बिजनेस चूज़ किया। इसके पीछे 2 मकसद है। एक, पहले से ही एक तेज़ मिजाज का लड़का था, शायद पता नहीं कि कहीं पे नौकरी करता, कहीं पे मुश्किल हो जाता किसी का हुक्म सुनना। दूसरा ये चीज़ कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे बहुत सारे लोगों को, सोसाइटी को फ़ायदा आ सके। तो वही वजह है कि मैंने ये बिज़नेस चुना। यहाँ पे अगर मैं खुद के लिए कम ही कमा रहा हूँ, मगर 10-15 लोगों का गुजारा यहाँ से हो जाता है। सच तो यह है कि सिर्फ अपने लिए जीना काफ़ी नहीं होता है, और लोगों के बारे में सोचना अल्लाह ताला उसमें मदद भी करता है। तो ग्रैंड महफिल का सवाल, चलो मान लेते हैं आपके ख़ानदान में, जैसे आपने खुद फरमाया कि तकरीबन सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके वालिद साहब एक अच्छे पोस्ट पर थे, उस बारे में भी हमें जानकारी मिली है। और जब उनका इंतकाल हुआ कि लोगों की बड़ी तादाद उनके नमाज जनाजा में भी शरीक करी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। तो ये ग्रैंड महफिल का ख्याल आपको कैसे आया और कब आया? बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं एज ए कंट्रैक्टर काम करने लगा था। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मायूसी होती थी कि ये जो कंट्रैक्टर का काम है, ये कहीं कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और जब भी मिलता था मुझे यूं लग रहा था कि जब तक इंसान को सेहत है, ये तब तक ही हो सकता है। एक तलाश थी मुझे किसी ऐसे काम की जहाँ पे मैं अगर कभी ना भी पहुँचूँ कि वो काम चलता रहे। तो फाइनली डिसाइड हुआ एक रेस्टोरेंट का। ये सीधी सी बात है, मैं यहाँ आऊँ तब भी चलता है, मैं नहीं आ सकूँ कभी किसी मजबूरी से, ये तब भी चलता है। यही वजह था कि मैंने ये बिज़नेस चुन लिया सर।
बिल्कुल, अगर हम गवर्नमेंट नौकरी की बात करेंगे, आपने गवर्नमेंट नौकरी नहीं की, जैसे आपने खुद फरमाया कि शायद मैं एक तेज़ मिजाज का नौजवान था, इंजीनियरिंग की आपने, और इंजीनियरिंग के बाद आपने ये फील्ड चुना बिजनेस का, तिजारत का, अच्छी बात है। तो इस वक्त आप ग्रैंड महफिल, नाज़रीन आपको भी बताएंगे कि ग्रैंड महफिल रेस्टोरेंट त्रालीबाला नज़दीक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल, हम इसकी प्रमोशन करने नहीं आए, लेकिन इंजीनियरिंग करके उस वक्त इंजीनियरिंग करना, फिर मुश्किलात के बावजूद, हालात के बावजूद, फिर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलना। और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस रेस्टोरेंट की एक जो इनकी क्वालिटी है, जो हमने या इनके कस्टमर से बात की, जो पहले रोज से क्वालिटी थी वो आज भी है, वो बड़ी बात है। तो साथ साथ में हमें ये बताइए कि इस वक्त आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को आप रोजगार फराहम कर रहे हैं? जी, मैंने पहले स्टार्ट में यहाँ त्राल में ग्रैंड महफिल रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। यहाँ पे मुझे 8 से 9 एम्प्लॉय, इंक्लूडिंग मी, हम 9 एम्प्लॉय है यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी रोज़गार यहीं से होता है। इसके बाद मैंने अवंतीपोरा में एम्ब्रुशिया के नाम से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया अपोजिट IOST। तो वहाँ पे भी 8-9 लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त इस रेस्टोरेंट बिजनेस से ये यहाँ पे तो 18-19 लोगों का गुजारा होता है। और उसके साथ साथ कुछ शॉपकीपर्स भी है त्राल के जिन पे ये ग्रैंड महफिल का इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे कोई ये चिकन शॉप है कोई, मैं अकेले उसको 30 से 40 चिकन पर डे उठाता हूँ। मटन शॉप है, मैं अकेले वहाँ से 30 से 40 किलो मटन उठाता हूँ। या कोई ग्रासरी शॉप है जैसे तेल मसालेजात वगैरह, जो भी मुझे लगता है। कुल मिला के देखा जाए ग्रैंड महफिल का जो इफेक्ट है बहुत सारे लोगों के रोजगार पे होता है। अभी आपके ग्रैंड महफिल त्राल है, कुल मिलाकर 20-25 लोग आपके साथ इस वक्त डायरेक्टली मुंसलिक है, जिनको आप सैलरी देते हैं। बाकी जो लोग हैं, इसमें दूध वाला भी आता है, इसमें जैसे आपने कहा मसाला वाला भी आता है, इसमें मटन वाला आता है, चिकन वाला होता है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खुलेगा, इतना बड़ा इदारा खुलेगा, तो उससे और लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। उम्मीद करेंगे कि आप और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा मज़ीद नौजवानों को जोड़ें, क्योंकि अगर मौजूदा दौर की बात करेंगे, हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, हता कि सरकार की जानिब से कुछ स्कीम्स भी है, उनको भी अगर लोग यूज़ करेंगे तो वो अपना तिजारत कारोबार चला सकते हैं। तो हमने सुना है कि जब आपने इस रेस्टोरेंट को खोला है तो अभी तक वो मुलाजमीन अक्सरियत जो उनकी है वो इस वक्त भी यहाँ पर है, ये कैसा तक सही है? जी, ये सच बात है। जो मुझे स्टार्टिंग में यहाँ शेफ थे या बाकी स्टाफ मेंबर्स थे, कुछ इक्का दुक्का को छोड़ के वो सारे मुलाजमीन अभी यहीं पे है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक जो लीडर होगा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। वो अपने स्टाफ को अपने भाइयों की नज़र से देखना चाहिए, उनके दुख या खुशी में ऐसे ही शरीक हो जाए जैसे वो अपने बच्चे हो। शायद मैं ऐसा ही आज तक करता आया हूँ, और वापसी में ये जो मेरे स्टाफ मेंबर्स है उनने मुझे इससे ज़्यादा कुछ दिया है। उनने ये नहीं समझते हैं कि हम यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है, इनको हर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि ये मेरा अपना एक इदारा है जहाँ से मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। किसी भी मेरे एम्प्लॉय को ये कंसेप्ट ही नहीं है कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ऐसा हमने यहाँ पे एक फैमिली, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया है। बिल्कुल नाज़रीन मुहतरम, आपको ज़रूर ये बात बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे हज़ारों लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमने देखा, मैंने भी काफ़ी जगह पर काम किया है, देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माहौल इस रेस्टोरेंट में है। वो इसलिए कि जिस नौजवान ने रोज़ी रोटी के तलाश में यहाँ आया था, वो आज यहाँ पर काम करता है। गरज ये कि रोटी 2 हाथों से बनती है। अगर इनका मालिक जो बॉस है वो ठीक है, तभी मुलाजिम ठीक है। अगर मुलाजिम ठीक नहीं होता तो इनका बॉस भी ठीक नहीं होता। अक्सर बेशतर जब हम इस रेस्टोरेंट में कभी आते हैं, हमारे साथ दोस्त होते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर खुद मीर जिलानी साहब को नहीं देखा है, लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात मीर जिलानी साहब से हैं, उससे बढ़कर उनके एम्प्लॉयज़ हमारे साथ बेहतर होते हैं। मुमकिन है कि उससे ज़्यादा भी आपके, तो ये एक भरोसा वाला काम है। जब एम्प्लॉयज़, जब मुलाजमीन अच्छे होते हैं तब बास ठीक होता है। अगर बास गलत होगा तो एम्प्लॉयज़, जाहिर सी बात है, वो इस इदारे को खुदा न खास्ता तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इन्होंने इस इदारे को वाकई अपनी रोज़ी रोटी का एक मरकज़ समझा, ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो नतीजे के तौर पर आज हम इस इंटरव्यू को कर रहे हैं एक सक्सेसफुल इदारे के तौर पर, क्योंकि हाल ही में हमने इनकी एक स्टोरी भी आप तक पहुंचाई थी कि इन्होंने शायद 7 साल आपको मुकम्मल हुए थे। तो अब अभी वक्त गुजरा है, वक्त चलता है, तरक्की भी होती है, लोग जुड़ते गए, रोज़गार भी मिलता रहा। जिलानी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी
क्या इरादा है मुस्तकबिल का? जी, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपने इस बिज़नेस को बढ़ाते रहें ताकि और लोगों को और लड़कों को रोज़गार मिलता रहे, क्योंकि आपने अभी ये जो आप बोल रहे थे कि यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, मैं मानता हूँ, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस बेरोज़गारी को बढ़ावा दें। अगर हम चाहे, हमारा यूथ चाहे, मैं यूँ कह सकता हूँ कि कोई बेरोज़गार नहीं है। अगर हर कोई अपना काम करना चाहे, मेहनत लगती है, कोशिश लगती है, हर्डल्स आते हैं, सख्तियाँ आती है, मगर मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला कामयाब कर ही देता है कि जो नौजवान, जो लड़का रोज़ी की तलाश में नेक नीति से मेहनत करके निकलता है, वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसके आगे आपकी बात में बीच में काटा हूँ, माजरत खाऊं। आप ये मुझे बताइए कि क्योंकि आपने सख्ती की बात की है, अगर हम सख्ती की बात यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनको बीच रास्ते में मुश्किलात आते हैं, बाद में वो कहते हैं कि बस अब हो गया, छोड़ देंगे। आप अपनी मुश्किलात के बारे में बताइए, कामयाबी के पीछे मुश्किलात जरूर होते हैं, ये जानना चाहिए। जी, इस वक्त ग्रैंड महफिल एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है हमारे इस इलाके का, हमारे त्राल का, हमारे इस सब रीजन का, मगर इस वक्त मैं बोल रहा हूँ ये एक सक्सेसफुल इदारा है। इसके पीछे एक स्टोरी है, कुछ सख्तियाँ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने ये रेस्टोरेंट है 2016 में स्टार्ट किया, तो 1-2 ही महीने हो गए थे मुझे इसको स्टार्ट किए हुए कि बुरहान वानी एपिसोड हो गया, जिसकी वजह से 8 महीने तक कश्मीर, त्राल ही नहीं पूरा कश्मीर बंद रहा। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको फिर से एक मेहनत से, एक लगन से फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश की। अभी तैयारी ही कर रहे थे, अभी कोशिशें ही जारी थी कि अचानक से और 2 मसले आन पड़े। अब मैं जल्दी मतलब शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे कोविड का मसला हो गया, हमारे यहाँ आर्टिकल का मसला हो गया, जिसकी वजह से बहुत टाइम तक हमारे ग्रैंड महफिल रेस्टोरेंट ही नहीं पूरा मार्केट बंद रहा। तो जाहिर सी बात है, एक इदारा है, रेंटल प्लेस पे है, कुछ एम्प्लॉइज़ है, ये जाहिर सी बात है, आप खुद सोच सकते हो कि इस दौरान इन चंद सालों में, यूं कह सकता हूँ, मैंने आपको अभी बोला कि ग्रैंड महफिल के 7 साल कंप्लीट हो गए, मगर 7 साल में ये 3 साल ये ग्रैंड महफिल ऑलमोस्ट बंद ही रहा। तो ऑब्वियसली बहुत सख्तियाँ देखी मैंने, बहुत हर्डल्स देखे हमने यहाँ पे, मगर हिम्मत नहीं हारी। मैंने जब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मेरी एवरेज सेल थी दिन की 1500, जबकि मुझे शाम को एक दिन का मेरी जो स्टाफ सैलरी थी वो 6000 से ऊपर थी, रेंट को छोड़ के। मगर सर मैंने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे चलता गया, और इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम त्राल में भी बोल सकते हैं, हर कोई बोलता है कि मार्केट में काम कम है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रैंड महफिल चलता गया अच्छा काम देके। बिल्कुल, मुझे भी याद आया, क्योंकि बहुत कोविड हो, 2019 हो या बाकी ख़राब हालात है, क्योंकि कश्मीर में जब ख़राब हालात की वजह से अक्सर इस तजारती तबके को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अगर हम 2019 की बात करेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई हड़ताल नहीं हुआ या कोई काल नहीं आया या उस तरह का कोई माहौल पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारे बिजनेस सेक्टर को नुकसान पहुँचा। हाँ, काम कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर उस अंदाज से लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हालात ऐसे ही होते थे, कभी बंद, कभी खुला, कभी कोविड, को भी बाकी मसले, बहरहाल ये चलता रहा। इन्होंने कहा कि मुश्किलात काफ़ी आए, नुकसान भी हुआ होगा, एक इतना बड़ा जो कम्प्लेक्स है इसकी ये रेंट पे है, इसका किराया, जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा खर्चात है। तो इस दौरान आपने कभी मत सोचा कि बस अब हिम्मत हारी, मैंने गलत किया था, ये फैसला लिया? हिम्मत तो मुझे बचपन से ही ठीक ठाक थी, हिम्मत नहीं हारी। हाँ, यूं कह सकता हूं कि बहुत टाइम पे बहुत बार मुश्किलात हुए, मायूस हुआ, ये मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं हुआ, मुश्किलात भी आए, मायूस भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी सर। और उस हिम्मत का जो रिजल्ट है वो आपको भी दिख रहा है। आप भी जानते होंगे शायद कि एक भरोसेमंद रेस्टोरेंट है त्राल में ग्रैंड महफिल। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त कंप्लीट फ्री रेस्टोरेंट है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या सर्विसिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आजकल कोई, क्योंकि हर घर में हर जगह मेरा फ़ोन नंबर है, नाम हो या नहीं हो, ग्रैंड महफिल का नंबर है,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ होता है, मैं कार रिसीव मुझे आती है। अगर हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को अच्छे से सर्व करें। सर्विस की आपने बात की, सर्विस में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपकी क्वालिटी बेहतर है, हम इससे एग्री हैं। क्योंकि मैं आपको एक वाक़ा बताऊँगा कि मैं रिसेंटली किसी रेस्टोरेंट में बैठा था, किसी की दोस्त की पार्टी थी, तो वहाँ पर वही लोग कह रहे, जिस एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उसी रेस्टोरेंट में बैठकर आपके रेस्टोरेंट की बात कर रही थी कि वहाँ पर क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हम उम्मीद भी करेंगे और भरोसा भी, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप अपनी क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट पैसा आता जाता है लेकिन नाम बनने में उम्र लग जाती है। तो आपने नाम कमाया, इस नाम के साथ आप इंसाफ करेंगे, इसको आप बचाने की और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपके यहाँ पर जो होम डिलीवरी का सिस्टम है, तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि जैसे श्रीनगर में होता है, अभी एक नंबर डायल किया तो 10 मिनट आधे घंटे के बाद उनके घर में पहुंचता है। क्या उस तरह का कोई इरादा है आपके पास? जी, जो मेरा ये फ्यूचर प्लान आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, फिर बीच में आपने टोका था मुझे। मेरा फ्यूचर प्लान ये है, जो ग्रैंड महफिल, ये जो मेन ये रेस्टोरेंट ग्रैंड महफिल है, आज तक मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस मैंने वाजवान पे किया है, एडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ बिरयानी या कांति। मेरा एक रिसेंट विद इन फ्यू डेज मुझे रेस्टोरेंट के आगे थोड़ी सी जगह है, तो विद इन फ्यू डेज एक तो मेरा ये है कि मैं फास्ट फूड यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, जिसकी मुझे बहुत डिमांड हर रोज आती है, अपने कस्टमर्स की डिमांड फुलफिल करने के लिए और इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विद इन फ्यू डेज में यही ग्रैंड महफिल के अंदर ही कुछ फास्ट फूड आइटम्स यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ। रही बात होम डिलीवरी की, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरा कंसर्न है, मेरा यही कंसर्न है कि कम से कम जो हमारे त्राल टाउन है, मैं यहाँ पे वेरी सून विद इन फ्यू डेज फ्री होम डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, कोई भी फोन ऑर्डर आए, विद इन फ्यू मिनट्स वो ऑर्डर घर पहुंचेगा कस्टमर को। त्राल टाउन में पहले स्टार्टिंग में मैं त्राल टाउन में ये करूंगा, उसके बाद ये जो नज़दीक के गांव है, फिर उन पे 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर जो गांव है, कोशिश करूंगा मैं जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव आते हैं, विद इन फ्यू डेज ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना आइटम हर किसी कस्टमर को घर पे दे के आऊंगा। बिल्कुल। ये थे इंजीनियर मीर जिलानी साहब। उनका कहना है कि हम बहुत जल्द फ्री होम डिलीवरी सर्विस करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पर इश्तहार ही है कि जो त्राल कस्बे का रहने वाला नौजवान होगा तो वो यहाँ पर उसको तरजीह दी जाएगी होम डिलीवरी के लिए। वो यहाँ पर अपना रिज्यूम डाल सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं दिन के औकात में। और एक नौजवान की हमें जरूरत है जिसको रोजगार भी मिलेगा, वो त्राल का ही होना चाहिए, त्राल टाउन का। ये तो बढ़ भी सकता है, अगर मुझे होम डिलीवरी ऑर्डर ज्यादा आ गए तो इसके साथ साथ ये डिमांड भी बढ़ सकती है। हम कुछ और लड़कों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक स्टार्टिंग में कोई भी लड़का आ सकता है। तो ये त्राल का होना चाहिए। जी, त्राल का मैं इसलिए सर बोल रहा हूं क्योंकि उसको पता है कहां से कौन सी गली है, कहां से कौन रहता है, उसको आसानी होगी ऑर्डर जल्दी डिलीवर करने में। सही बात है। ये एक अहम बात थी बीच में जो जिलानी साहब ने बताया कि हम इस नौजवान को यहाँ पर त्राल बाजार के जो तकरीबन टाउन की पूरी पता होगी और उस वजह से उसको आसानी होगी। मुझे लगता है कि जो भी इंटरेस्टेड नौजवान होगा वो राब्ता कायम करें और पूरी तौर इस रोज़गार अपॉर्चुनिटी को हासिल करें, क्योंकि बेरोज़गारी सब कहते हैं लेकिन हमें मैदान में आना चाहिए। जिलानी साहब, और आखिर पर आपने बताया कि मुझे फास्ट फूड का इरादा है यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि कस्टमर्स आते हैं, आपका बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसके अलावा और कुछ खास जो आप कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पे आ गए एजाज साहब, तो इस प्रोग्राम में मैं अपने कस्टमर्स के लिए कुछ इस वक्त और कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। हम अक्सर जब मैं श्रीनगर जाता हूँ, हम आजकल एक ट्रेंड है कश्मीर में, हम हाईवे पे जगह जगह पे देखते हैं कश्मीरी संवार में कहवा जी, वो बेचते हैं वो कस्टमर्स को, टूरिस्ट्स को। मगर मैं अपनी त्राल में ये कहवा विद इन फ्यू डेज लॉन्च करूंगा, जिससे हम कोई कीमत नहीं लेंगे, जो बिल्कुल फ्री हमारे कस्टमर्स के लिए होगा। वही उससे अच्छा ज़ैफ़रानी कहवा हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे आप एजाज साहब आ गए, आपके लिए कहवा रेडी है, ये ऑनलाइन रहेगा। वैसे ही कश्मीरी ट्रेंड में एक संवार में ये उबलता रहेगा, कस्टमर आएगा, उसको सर्व हो जाएगा ये फ्री ऑफ कास्ट। क्या ये सिर्फ कस्टमर्स को मिलेगा? क्या कोई अगर हमारे बुजुर्ग आते हैं कभी बाहर सर्दी है अंदर बैठने के लिए, उनको मिलेगा या फिर? जी, आपने यहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट है, इसके अगल बगल में बहुत सारे डॉक्टर साहिबान आते हैं। मैं आपकी ये बात का कुछ दूसरे अंदाज से ये जवाब दूंगा।
ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर आए वो मुझसे कुछ खरीदे, हमें कुछ यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, हमें गर्म पानी की जरूरत है, दवाई लेनी होती है, किसी को यूएजी करना होता है, हमने आज तक किसी को टोका नहीं है। जिसको गर्म पानी की जरूरत हो, कोई भी कुछ चीज मांगे, हम देते आए हैं। ये जो एक कहवा सर्विस में बोल रहा हूँ, ये कस्टमर्स ही के लिए नहीं है, जो भी बंदा ग्रैंड महफिल के अंदर आएगा उसके लिए कहवा रेडी होगा। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम कहते हैं ना कि जिसने रास्ते में मुझको ठोकर लगाई बार बार, मेरा गिर के संभलने का वही पत्थर राज था। जिलानी साहब ने जैसे फरमाया कि यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स रहते हैं, अस्पताल लोग जाते हैं, क्योंकि कमाते तो हम रोज़ हैं, कमाना ही है, कमाने के लिए निकले हैं, लेकिन कुछ तो अल्लाह की खुशनवीदी के लिए भी करना है। सब तो उसी के लिए, लेकिन कुछ अलग से होगा तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बताएंगे कि ग्रैंड महफिल रेस्टोरेंट त्रालिबाला अपोजिट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल, जहाँ पर आपको लजीज और ताज़ा वाजवान हर वक्त बेहतर कीमतों पर मिलेगा। आप बहुत जल्द आप होम डिलीवरी का जो सिस्टम है वो भी चालू होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि फास्ट फूड भी शुरू होगा, और कहवा भी आप ज़रूर पिए। आइए हम भी देखेंगे कि किस तरह का कहवा पिलाएंगे हमारे इंजीनियर जिलानी साहब। जिलानी साहब, आपने टाइम दिया मसरूफियात के बावजूद, बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है इस कहानी को देखने के बाद हमारे बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। वो जो घरों में बैठे हैं, बस अब हमने इंजीनियरिंग किया, अब हमने पीएचडी किया, पीजी किया, बीएड किया, बस बैठे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस या बाकी लोगों को, अदीबों को इनवाइट नहीं करते हैं। इंजीनियर जिलानी साहब जैसे लोगों को इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कारोबार जब किया, ठेकेदारी की, एक अच्छे घराने से हैं। इनका वालिद साहब एक बड़ा पुलिस ऑफिसर रहा है, जिनका बेहतर नाम रहा है, जिनका बेहतर किरदार रहा है। यह भी किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते, लेकिन इस वक्त 25 घरानों को, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 25 घरानों को, 25 कुंभों को चलाते हैं। इनसे बढ़कर और क्या अच्छाई होगी। जिलानी साहब, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपका जो कारोबार है और ज़्यादा तरक्की करें और हमारे नौजवानों को और ज़्यादा रोज़गार कमाने का मौका मिले। शुक्रिया अपना टाइम दिया यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम को आप ज़रूर अपने दोस्तों या रफ़ीकों तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा है जिससे हम इंटरव्यू करना चाहेंगे, ज़रूर हम आप तक पहुँचे। आप कमेंट्स कीजिए या हमें हमारे फ़ोन नंबर्स पे आप इतला दीजिए। तो मुझे इस प्रोग्राम में मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।